हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के तहत जो आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पंजाब का अंग्रेजों ने कैसे विलय किया उस बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है। पंजाब में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारत में कार्य कर रही थी, तो पंजाब में 12 मिसल थी, जिसमें सर्वप्रमुख कौन सी मिसल थी? सुकर चेकिया मिसल सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है। इसी से रणजीत सिंह संबंधित थे। जो रणजीत सिंह एक महान शासक थे पंजाब के, तो वो रणजीत सिंह जो थे 1780 से लेके 1839 तक थे। और जो रणजीत सिंह का साम्राज्य था, ये काबुल से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ था। तो काफी विस्तृत साम्राज्य था इनका। अब इसके बारे में हम जानते हैं। पंजाब में 12 मिसल मौजूद थी, जिसमें एक सुकर चेकिया मिसल थी, है ना। रणजीत सिंह इसी से संबंधित थे। उन्होंने अन्य मिसलों पर नियंत्रण स्थापित कर पंजाब राज्य का निर्माण किया। उन्होंने 1799 में लाहौर पर नियंत्रण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। रणजीत सिंह ने अफगान शासक जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी हुई तोपों को निकलवाकर उनके पास वापस भेज दी। बदले में जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। ठीक है। राजा को उपाधि किसने दी? अफगानी शासक जमान शाह ने। 1809 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि मैकटॉप ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि की, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं की सम्मान की बात कही। रणजीत सिंह ने अफगान शासक शाह सुजा की सहायता की, अतः बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। जो अफगान शासक था शाह सुजा, उन्होंने कोहिनूर हीरा दिया किसे? रणजीत सिंह को। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की और उन्हें छोटा बोनापार्ट कहा। ठीक है। रणजीत सिंह निरंकुश शासन में विश्वास करते थे। उन्होंने गुरुमत, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, उसको स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः इसके तहत विभिन्न सिख मिशन एक साथ बैठकर निर्णय लेती थी और ऐसी बैठक वर्ष में एक बार होती थी। रणजीत सिंह ने सर्वाधिक ध्यान सेना के गठन पर दिया। उन्होंने यूरोपीय पद्धति से सेना को प्रशिक्षित किया। इसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहा जाता था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहा गया। रणजीत सिंह ने घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति जनरल वंतूरा, है ना, जनरल वंतूरा एवं तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी कोर्ट एवं गार्टनर की नियुक्ति की। रणजीत सिंह ने अपनी सेना में विभिन्न धर्म के लोगों को शामिल किया। उनके तोपखाने का प्रधान इलाही बख्श था। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को महाना वेतन पद्धति से युक्त किया। रणजीत सिंह के समय आय का सर्वप्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जो उत्पादन का 35 से 40% की दर से लिया जाता था। इनका राज्य 4 प्रांतों लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर में विभाजित था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात राज्य में गुटबाजी बढ़ी, अतः वो सिंघनवालिया और डोगरा गुटों के बीच संघर्ष बढ़ा। वस्तुतः रणजीत सिंह के पश्चात खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह एवं दिलीप सिंह शासक बने। अतः इस राजनीतिक अस्थिरता एवं गुटबंदी के कारण अंग्रेजों को पंजाब में हस्तक्षेप का मौका मिल गया। इसी क्रम में सिक्कों के साथ युद्ध हुआ। तो अब हम जानेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845-46 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम? एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से लेके 1846 तक हुआ था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। इसके अधिकारी मेजर ब्रॉडफुट ने सिखों के विरुद्ध उत्तेजक बयान दिया। फलतः सिख सेना ने क्रोधित होकर अंग्रेजों पर हमला किया, जहां सिख सेना पराजित हुई। दिलीप सिंह के साथ अंग्रेजों ने लाहौर की संधि की, है ना। ये कब हुई थी? 1846 में, जिसके तहत लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। साथ ही अंग्रेजों ने कश्मीर प्राप्त किया और उसे गुलाब सिंह को भेज दिया। कुछ महीनों के बाद अंग्रेजों ने पुनः दिलीप सिंह के साथ भैरोवाल की संधि की, जिसके तहत लाहौर दरबार में एक स्थायी सेना रखी गई और रानी जिंदल कौर की संरक्षण की भूमिका समाप्त कर दी गई।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जो विलय और विस्तार की नीति पर बल दे रहा था। उसने सिक्कों पर युद्ध करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिक्कों से युद्ध अवश्य लड़ा जाएगा। अतः सिक्कों को पराजित कर 1849 में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अब जानेंगे अवध राज्य, जो 1856 में मतलब इसमें अंग्रेजों ने मिलाया था उसको। तो सबसे पहले सआदत खां, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 में सआदत खां ने की थी और फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। उसने नादिर शाह को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया और इसका खेल खुलने के डर से आत्महत्या कर ली। अगला आता है सफदरगंज। मुगल बादशाह अहमद शाह ने इसे अपना वजीर बनाया, अतः इसे नवाब मजीर के नाम से जाना जाता था। सुआजुद्दौला, इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसने अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम का साथ दिया, किंतु युद्ध में यह पराजित हुआ। फलतः अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, है ना। इसके तहत अवध अंग्रेजों के मित्र राज्यों के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ आपको याद होना चाहिए, 1761 में हुआ। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई? बक्सर का युद्ध 1964 में हुआ, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ 1761 में, है ना। और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, है ना। और प्लासी का युद्ध हुआ 1761 में, ये बात याद रखना, सॉरी। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। अगले कौन है? आसफउद्दौला। इसने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई और वहां एक विशाल भवन इमामबाड़ा का निर्माण कराया। वाजिद अली शाह, यह अवध का अंतिम नवाब था। इस दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वस्तुतः आउटरम के नेतृत्व में एक सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अवध के शासन की आलोचना की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ। अवध के संदर्भ में एक गैर सरकारी रिपोर्ट बिशप हीवर और कैप्टन लोकेट ने भी प्रस्तुत की थी, जिसमें अवध के शासन की प्रशंसा की गई थी। ठीक है, अब हम जानेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में सबसे पहले हम जानेंगे सहायक संधि प्रणाली। तो सहायक संधि प्रणाली क्या थी, इसे क्यों लागू किया गया, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी और इसका हम मूल्यांकन जानेंगे। ठीक, तो सहायक संधि प्रणाली हम जानते हैं। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली के बीच फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले के विचारों में देखे जा सकते हैं। उसने भारतीय राज्यों को सैनिक सहायता देकर उनसे धन प्राप्त करने की योजना बनाई। इसी को क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया। किंतु सहायक संधि प्रणाली की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने प्रस्तुत की और इसे लागू किया। भारत आगमन के साथ ही वेलेजली ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि वो कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता है, तो साथ ही देशी राज्यों के अधीन करना भी उसका लक्ष्य है ना, देशी राज्यों को अधीन करना। वस्तुतः यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार से ब्रिटिश को चुनौती मिल रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय शक्तियों को, विशेषकर मैसूर द्वारा फ्रांसीसियों से गठबंधन का प्रयास अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। अतः एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की जरूरत थी जो भारतीय शक्तियों को अपने अधीन कर ब्रिटिश शत्रुओं से उन्हें दूर रख सके। इसी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। सब्सिडरी अलायंस जो होती थी उसे लागू की गई। क्या क्या विशेषताएं थी? संधि करने वाले देशी राज्य को एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी, है ना, जो संधि करेगा वहां पे एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। वस्तुतः संबंधित देशी राज्य पर होने वाले किसी आक्रमण से अंग्रेज उसकी सुरक्षा करेंगे। इसके लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य देगा। संधि करने वाले राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी, अर्थात संबंधित राज्य युद्ध या शांति के संदर्भ में किसी राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकता। संधि करने वाले राज्य को अंग्रेजों की अनुमति बिना किसी यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेना में रखने का अधिकार नहीं होगा। संधि करने वाले देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा जाएगा। कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? भारत के प्रमुख राज्य, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि की। उसके बाद
1799 में मैसूर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया वंश ने सहायक संधि की अंग्रेजों से। अब इसका हम मूल्यांकन जानते हैं। ब्रिटिश को क्या क्या लाभ हुआ इनसे? देशी राज्यों को इस संधि के माध्यम से निशस्त्र कर दिया गया, अर्थात उन्हें सैन्य शक्ति से कमजोर कर दिया गया। अब देशी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते थे। कंपनी की सेनाएं देशी राज्य के धन से तैयार हो गई, जिसका प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार में सहायता प्राप्त हुई। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से समाप्त हो गया। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हानि क्या भारतीय राज्यों में? भारतीय राज्यों को हानि हुई। संधि करने वाले देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक शासक जो कुछ उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में शासक आलसी और विलासी हो गए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई, क्योंकि यह देशी राज्य हस्तशिल्पों के संरक्षक और खरीदार थे। किंतु अब सहायक संधि से बनने के कारण वे संरक्षण देने में असमर्थ हुए। इस तरह सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी और अंत में उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिली। फलतः ब्रिटिश राज्य के विस्तार में आसानी हुई। अब हम जानेंगे डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, जो 1848 से 1856 तक उन्होंने चलाई थी। सबसे पहले जानेंगे विस्तारवादी नीति। इसमें क्या क्या किया? युद्ध के द्वारा किस किस को जीता? पंजाब को जीता। पेंगू जो बर्मा कहलाता है, ऐसे जीता 1852 में। पंजाब को 1849 में जीता। कुशासन का आरोप लगाकर मैंने अभी बताया था अवध राज्य को जीता है 1856 में। हड़प नीति, जिसे गोद निषेध नीति कहते थे, है ना, जिसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको हम राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था, ये हड़प नीति कहलाती थी। सबसे पहले सतारा को 1848 में हड़पा। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। ठीक है, तो ये डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसे गोद निषेध नीति भी कहते थे। और इसने सुधार कार्य भी किए थे। सुधार कार्य विशेषतः अंग्रेजों की आवश्यकताओं से प्रेरित थे, है ना, जो शिक्षा, परिवहन, संचार, ये सब किए अंग्रेजों के जो औपनिवेशिक शोषण को मजबूत बनाने की दिशा में उन्होंने किए, लेकिन ये सुधार कार्य उन्होंने किए। ठीक, अब डलहौजी के काल को हम जानेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का शिखर कहा जा सकता है। विलय और विस्तार की नीति पर बल दिया, है ना, और मुक्त व्यापार की नीति का भी ये दौर था। ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर भारत के दरवाजे खोल दिया गया, जिससे कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। डलहौजी की विस्तारवादी नीति क्या थी? डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का काल था। वस्तुतः 1813 के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य का अंग बनाने की थी, और इसका कारण यह था कि ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति से एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकताएं बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जहां आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति को अपनाया। डलहौजी ने ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति के क्रम में युद्ध के माध्यम से पंजाब को मिलाया, तो शांतिपूर्वक तरीके से कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया, और हड़प नीति के माध्यम से विभिन्न भारतीय राज्यों को मिलाया। इस तरह डलहौजी के भारतीय राज्यों के विलय या समामेलन की नीति युद्ध और शांति पर आधारित थी। अब हम जानेंगे डलहौजी की हड़प नीति। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है। इसका निर्माण डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने घोषित किया कि हमारी नीति देशी रियासतों को मिलाने की। वस्तुतः लंदन स्थित कंपनी के संचालक मंडल ने यह नीति बनाई थी। नए करों की प्राप्ति करना अथवा नए प्रदेशों की प्राप्ति का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। डलहौजी ने इस नीति का पालन करते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र में तीव्र गति से परिवर्तित किया। दरअसल इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और मुक्त व्यापार की नीति लागू थी, अतः औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से पूरा करना चाहा। कंपनी
कि कंपनी का ये विचार था कि जिस तरह मुगल सम्राट सर्वोच्च अधिकार रखता है उसी तरह कंपनी भी रखती है। इस आधार पर कंपनी ने विभिन्न राज्यों को मिलाने की नीति पर बल दिया। वस्तुतः भारत की राज्यों के उत्तराधिकारी के संदर्भ में गोद लेने की प्रथा के संदर्भ में ये कहा गया है कि इसे स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना कंपनी के विवेक पर निर्भर है। इसी क्रम में डलहौजी ने गोद निषेध नीति का निर्माण करते हुए सतारा, संबलपुर, झांसी आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अब इसका परिणाम क्या होगा? डलहौजी की विस्तारवादी हड़प नीति का परिणाम यह हुआ कि एक विशाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। फलतः कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसलिए डलहौजी ने विधि सम्मत तरीके से राज्यों के समामेलन या विलय की नीति पर बल दिया। उसने भारत के ब्रिटिश मानचित्र में इस गति से परिवर्तन लाया जो किसी सैन्य अभियान से संभव नहीं था। डलहौजी की विलय विस्तार की नीति ने भारतीय राज्यों को असंतुष्ट भी किया। अपने राज्य से वंचित किए जाने पर शासकों ने विद्रोह भी किया। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है और इस विद्रोह के उपरांत भारत से कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। अब डलहौजी के कार्य क्या क्या थे? डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पूरा करने के क्रम में अनेक सुधार कार्य किए। उसने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में 1854 में वुड घोषणा पत्र आया जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय के निर्माण की बात कही गई। डलहौजी के काल में संचार और परिवहन के क्षेत्र में भी कार्य हुआ। वस्तुतः डलहौजी के काल में पहली बार 1853 में रेलवे का परिचालन बॉम्बे से थाने के मध्य हुआ। इसी तरह 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना हुई और 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित हुआ जहां पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। डलहौजी ने एक स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जिसे PWD विभाग कहते हैं, स्थापना की। वस्तुतः पहले ये सैनिक विभाग के अंतर्गत हुआ करता था। इसी विभाग के तहत कलकत्ता से पेशावर तक GT रोड है ना, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत हुई और विभिन्न सड़कों का निर्माण हुआ। डलहौजी ने भारत के सभी बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोल दिए। उसने बॉम्बे, कलकत्ता, कराची बंदरगाह पर प्रकाश स्तंभों का निर्माण कराया। फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। डलहौजी के काल में हुए इन कार्यों के आधार पर उसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वस्तुतः उसने विभिन्न भारतीय राज्यों को ब्रिटिश का हिस्सा बनाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। साथ ही आधुनिक शिक्षा, संचार, डाकतार व्यवस्था, सड़क आदि का विकास किया और इसके समय में सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा भी आरंभ हुई। इस तरह आधुनिकता की नींव पड़ी है ना। जैसे रेलवे चला दी, डाकतार चला दिया, वो एयरपोर्ट्स जो होते थे ना, समुद्री बंदरगाह, उन पे लाइट लगवा दी तो रात को भी माल को चढ़ाया उतारा जा सकता था, है ना। किंतु इसका ये सब कार्य औपनिवेशिक हितों से परिचालित था। औपनिवेशिक हित मतलब ब्रिटेन का हित, है ना। जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे हित। ट्रेनें क्यों चलवाई? ट्रेनें उसने इसलिए चलवाई कि अगर कहीं पे कोई राज्य विद्रोह करता है या किस तरह की घटना घटती है तो अंग्रेज सैनिकों को ट्रेन के माध्यम से जल्दी पहुंचाया जा सके। दूसरा क्या था कि जो कच्चा माल था वो बंदरगाह तक पहुंचाने में ट्रेनें काफ़ी मदद करती थी, है ना। इससे क्या होता था, ब्रिटिश ये कच्चा माल ब्रिटेन बेचते थे। वहाँ औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो यहाँ का कच्चा माल वहाँ पहुँच जाता था। वहाँ से ये सारी वस्तुएं बन जाती थी कच्चे माल से और फिर वही वस्तुएं भारत आ जाती थी। अब वो भारत आ जाती थी तो फिर वो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट क्या बंदरगाहों से ट्रेनें जाती थी और वो लेके भारत के मार्केट में आ जाती थी। अब वो बनी हुई मार्केट आ जाती थी तो इससे क्या हो गया, जो भारत के जो देसी उद्योग थे वो नष्ट हो गए। जिसे हम क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। तो इस तरीके से रेलवे ने इसने डलहौजी ने रेलवे का निर्माण किया जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से परिचालित था, है ना, जो भी कार्य इन्होंने किए। अब हम ब्रिटिश आर्थिक नीति आए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के तहत उपनिवेशवाद उसके चरण को जानेंगे, भू राजस्व की नीति जानेंगे, कृषि का वाणिज्यीकरण के जानेंगे, औद्योगिक नीति के बारे में जानेंगे जिसमें हस्तशिल्प उद्योगों का पतन जो मैंने बताया आपको, रेलवे का विकास कब कैसे कैसे हुआ, है ना, और धन की निकासी का सिद्धांत
ड्रेन ऑफ वेल्थ जो जिसे कहते हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तीन चरण थे। कौन कौन से थे? पहला था व्यापारिक पूंजीवाद जो 1757 से लेकर 1813 तक था। फिर दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद जो 1813 से लेकर 1858 तक था। फिर तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद जो 1858 के बाद था। पृष्ठभूमि: ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय चिंतक के रूप में दादा भाई नौरोजी, वी.डी. बासु, रमेश चंद्र दत्त, जी.बी. जोशी, सुब्रमण्यम आदि प्रमुख थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत एवं विऔद्योगिकीकरण की अवधारणा को उद्घाटित कर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के औपनिवेशिक स्वरूप को उजागर कर दिया। अब उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके तहत एक विकसित राष्ट्र द्वारा किसी अल्प विकसित देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है तो वो देश उपनिवेश कहलाता है, और ऐसा करने वाला मात्र देश या औपनिवेशिक शक्ति कहलाता है। उपनिवेश के अंतर्गत बनाई गई नीतियों का लक्ष्य मात्र देश को लाभ पहुंचाना है। इस दृष्टि से उपनिवेश में लागू औपनिवेशिक नीतियों में शोषण अनिवार्यता शामिल होता है। अंग्रेजों ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियों का निर्माण किया। इन्हीं औपनिवेशिक नीतियों को स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम मार्क्स ने उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण बताते हुए आगे चलकर, है ना, आर.पी. दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरणों को परिभाषित किया। और वो 3 चरण कौन कौन से थे? पहला था व्यापारिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 तक था। उपनिवेशवाद के इस चरण में अंग्रेजों ने निम्नलिखित उद्देश्य बनाए: भारत के व्यापार पर ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखना, भारत पर राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर उसके राजस्व को प्राप्त करना, कम से कम मूल्य पर वस्तुओं की खरीद कर उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से भारत से बाहर निकालना, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। यहाँ निवेश का तात्पर्य है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से वस्तुओं की खरीद कर यूरोप में उन्हें बेचकर मुनाफा कमाना। इस तरह अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए धन लाने की जरूरत नहीं रही। इस चरण में कंपनी ने राजनीतिक दृष्टि से विलय विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया, बल्कि घेरे की नीति अपनाई, अर्थात बंगाल में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। 7वां कारण क्या था? भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, है ना, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब आता है हमारा औद्योगिक पूंजीवाद। यह आता है 1813 से लेकर 1818 तक, 1813 से लेकर 1858 तक। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत में नीतियां अपनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई, अतः उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ऐसे में ब्रिटिश को एक तरफ कच्चे माल की जरूरत हुई तो दूसरी तरफ कारखाना निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत के लिए निम्न नीतियां लागू की। ब्रिटेन ने भारत के प्रति मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसी क्रम में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया। अब भारत को कच्चे माल का निर्यातक और एक निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया। राजनीतिक क्षेत्र में विलय और विस्तार की नीति लागू की गई। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने पर बल दिया गया। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसी क्रम में समाज सुधार कानून बनाए गए व आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट आता है वित्तीय पूंजीवाद जो 1858 के बाद। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो गई, अतः उद्योगपति ऐसे क्षेत्रों में निवेश पर बल दे रहे थे जहां मुनाफा ज़्यादा और निश्चित हो। इसके लिए उपनिवेशों की ओर कदम बढ़वाया गया क्योंकि वहां श्रम सस्ता था, अतः कृषि एवं खनन कार्यों में निवेश के माध्यम से मुनाफा प्राप्त पर बल दिया गया। इसी क्रम में रेलवे, बैंकिंग, बागानी कृषि में निवेश कर लाभ कमाया। अब ब्रिटिश साम्राज्यवादी, इसको हम अगले वाले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी जो पद्धतियाँ थी भू राजस्व की, उसके बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज का लिए इतना ही, धन्यवाद।